तो यहाँ हम देखेंगे सिंधु नदी अफवाह तंत्र रेखा चित्र के जरिए। यहाँ मैंने पाकिस्तान और एक और भारत का एक हल्का-फुल्का रेखा चित्र बनाया हुआ है। इसमें एक लंबी नदी के तौर पर आपको दिखाई दे रही है सिंधु नदी, जो बिल्कुल कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है। तिब्बत जहाँ वर्तमान में चीन का अधिकार है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडुंग नाम के स्थान से ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और जिसमें बिल्कुल इसके बाईं ओर से जास्कर नदी मिलती है, दाहिने ओर से श्योक नदी मिलती है। श्योक में ही मिलने वाली एक नदी है लूब्रा नदी। तो रेखा चित्र के माध्यम से आप देखिएगा कि किस प्रकार से बाएं तट की नदियां और दाएं तट की नदियां सिंधु नदी का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु नदी में ही बाईं ओर से दाहिनी ओर से एक नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं गिलगिट। गिलगित के अलावा एक और नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं स्वात। स्वात के अलावा एक और नदी आकर मिलती है काबुल। काबुल के अलावा तोबी। तोबी के अलावा गोमल। ये मुख्य तौर पर पाकिस्तान में और सिंधु नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं। उसके अलावा मुख्य तौर पर हम देखते हैं सिंधु नदी में कुछ ऐसी नदियां भी मिलती हैं जो भारत में प्रवाहित होती हैं, जैसे जिनमें सबसे पहले एक नदी है जिसे हम कहते हैं जो राकस ताल से निकलती है। राकस ताल भी झील है जो कि तिब्बत के निकट है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी में ही आकर कुछ नदियां मिलती हैं जैसे कि रावी। वहीं रावी के साथ देखते हैं कि एक और नदी जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं चिनाब। चिनाब के साथ एक और नदी है जिसे हम कहते हैं झेलम। और झेलम के बाद हम देखते हैं चिनाब, व्यास, झेलम, सतलज। एक चिनाब नदी है जो कि मिलती है। तो इस प्रकार से सतलज, झेलम, रावी और व्यास नदियां आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। एक बहुत ही विस्तृत नदी, बहुत ही ज्यादा विस्तार लिए हुए एक नदी है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यह भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात हम इसकी सहायक नदियों का वर्णन करेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? जैसा कि मैंने
नदी और सहायक नदी की परिभाषा बताया था। मुख्य नदी और सहायक नदी। मुख्य नदी की परिभाषा होती है कि एक नदी जिसका निश्चित उद्गम स्थान होता है, तत्पश्चात वह प्रवाहित होते हुए अगर किसी झील, सागर, खाड़ी इत्यादि में मिल जाए तो वह मुख्य नदी कहलाती है। किंतु उससे अलग एक दूसरी नदी होती है जो कि प्रवाहित होते हुए अगर किसी नदी, झील, सागर, महासागर में ना मिले बल्कि अ, किसी बड़ी नदी में मिल जाए तो तुलनात्मक तौर पर वह नदी छोटी होती है, और किसी बड़ी नदी में अर्थात अपने से बड़ी नदी में अगर वह मिले तो वह सहायक नदी होती है। तो मुख्य नदी और सहायक नदियों का अंतर आप समझिएगा। हम यहाँ सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। तो सिंधु नदी की मुख्य तौर पर 5 सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें हम पंचनद के नाम से जानते हैं। विशेष तौर पर जिनका प्रवाह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और इसीलिए हम इन नदियों पर आधारित पंजाब क्षेत्र को 5 नदियों की भूमि के नाम से, उपनाम से संबोधित करते हैं। आइए क्रमशः हम इनकी सहायक नदियों का एक छोटा सा झलक देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। हमेशा नदियों का जब वर्णन किया जाता है तो नदियों के दाईं ओर और बाईं ओर से अर्थात दाएं तट और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां होती हैं हर मुख्य नदी का। सिंधु के संदर्भ में हम देखें तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या मुख्य तौर पर 5 है, जिनमें क्रमशः अगर इन्हें हम देखें तो सबसे पहले है सतलज, दूसरे नंबर पर है व्यास, व्यास के अतिरिक्त रावी, रावी के अलावा झेलम, झेलम के अतिरिक्त चिनाब। तो इस तरीके से ये सभी 5 नदियां हैं जिन्हें पंचनद के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें सम्मिलित तौर पर पंचनद कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य नदियां हैं, जैसे कि जास्कर, जास्कर के अलावा सियांग इत्यादि। अब हम देखेंगे दाएं तट से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां। कुछ ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी से उसके दाहिने तट से मिलती हैं। आइए एक नजर इस पे डालते हैं। दाईं तट से मिलने वाली नदी। दाएं तट से मिलने वाली नदियों की हम बात करें तो कुछ नदियां हैं जो इसके दाएं तट से मिलती हैं, जिनमें कुछ चुनिंदा नदियों के नाम यहाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखिएगा श्योक, श्योक के अतिरिक्त काबुल, काबुल के अलावा कुर्रम, तोची, गोमल, और एक खास नदी गिलगित। गिलगित नदी और गिलगित घाटी बहुत ही चर्चित है।
अब ये सारी तो सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई, ये कोई सिंधु अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। कहा जाता है कि सिंधु नदी के साथ प्रवाहित होने वाली उसकी 5 ऐसी सहायक नदियाँ हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। आमतौर पर सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा मैं किन नदियों की बात कर रहा हूँ। तो उन नदियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, थोड़ा-सा जानेंगे, समझेंगे। एक झलक कुछ-कुछ अहम तथ्यों को देखेंगे इन सहायक नदियों का। हम सभी सहायक नदियों का वर्णन नहीं करेंगे, किंतु कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आइए देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र कैसा है और भारत में किस तरीके से यह प्रवाहित होती है। कहा जाता है सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे, और ये नदियां विशेष तौर पर सिंधु की सहायक नदियों के तौर पर जानी जाती हैं। सिंधु की प्रमुख सहायक नदी, जिसमें नंबर 1 पर हम वर्णन करेंगे झेलम नदी का। झेलम नदी जो कि इतिहास में भी बहुत चर्चित रही है, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाने वाली नदी। कहते हैं सिंधु का एक नाम है, प्राचीन नाम विस्तता। विस्तता, इसको अन्य नाम भी दिया जाता है, जैसे हाइडेस पीच। हाइडेस पीच अथवा विस्तता नदी। भारतीय इतिहास में हाइडेस पीच का युद्ध एवं विस्तता नदी का उल्लेख होता रहता है। हम इसके उद्गम की बात करें, उद्गम स्थान, तो कहा जाता है पीर पंजाल पर्वत में। पीर पंजाल पर्वत, पीर पंजाल पर्वत में एक स्थान है जिसे कहा जाता है शेषनाग झील। कहा जाता है इसी शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यह कश्मीर में श्रीनगर, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो श्रीनगर उसकी राजधानी थी। श्रीनगर में एक झील है जिसे कहा जाता है वुलर झील, और इसी वुलर झील में यह मिल जाती है, अर्थात इसका अंत होता है। किसका? झेलम नदी का। कहते हैं यह नदी भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। अर्थात बिल्कुल आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखेंगे, बिल्कुल उसी के बॉर्डर के आसपास ही झेलम नदी का प्रवाह मार्ग दिखाई देगा। अन्य कुछ तथ्यों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चिनाब झेलम की मुख्य सहायक नदी है।
मुख्य सहायक नदियों में चिनाव का उल्लेख होता है। अगर हम झेलम नदी के कुल लंबाई की बात करें तो कहा जाता है कि अपने लंबाई के दृष्टिकोण से यह ठीक-ठाक लंबाई वाली एक नदी है। इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। इसके पश्चात हम अगली नदी का वर्णन करेंगे और सिंधु की दूसरी प्रमुख सहायक नदी जो है रावी नदी, माफ कीजिएगा, चिनाब नदी। झेलम के पश्चात दूसरी नदी जिसका हमें वर्णन करना है वो है चिनाब। यदि हम चिनाब नदी के उद्गम स्थान की बात करें अर्थात चिनाब नदी का कहाँ से जन्म हुआ है तो कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में दो नदियों के तौर पर जन्म होता है। एक चंद्रा और दूसरा भागा। इन दोनों का जब सम्मिलित जलधारा मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। अगर हम बात करें इसके कुल लंबाई की चिनाब नदी की कुल लंबाई की हम बात करें तो यह कहा जाता है कि सिंधु की सबसे विशालतम नदी है चिनाब नदी। कहा जाता है यह 1180 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें यह सबसे विशालतम सहायक नदी है। अर्थात संभवतः इस नदी में सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित होती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में एक अन्य नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या है उसे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से आपको एक अन्य नाम मिल गया चंद्रभागा नदी चिनाब नदी का। इसके पश्चात हम तीसरी सहायक नदी की बात करते हैं सिंधु के तीसरे सहायक नदी की जिसका नाम है रावी। रावी नदी के सबसे पहले उद्गम स्रोत की बात करें रावी नदी के बारे में कहा जाता है कि यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलता है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा। कांगड़ा जिला अपने पर्यटन स्थल के लिए बेहद चर्चित है। कांगड़ा में एक स्थान है जिसे कहते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा दर्रा वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि दर्रे होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है।
तो यहीं से रावी नदी का उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे से। अगर हम रावी नदी के कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ, तो कहा जाता है कि 725 किलोमीटर, बिल्कुल झेलम के जितनी लंबाई है। 725 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है रावी नदी, और आगे जाकर इसका संगम या किस नदी के साथ मिलती है, तो कहते हैं कि यह आगे चलकर चिनाव नदी में मिल जाती है। अर्थात चिनाव नदी में संगम होता है। कहते हैं रावी नदी की घाटी बड़ी ही चर्चित है। रावी नदी की घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी जो कि अपने पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है, और देश विदेश से प्रतिवर्ष सैलानी एवं पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नदी के बारे में। रावी नदी के बाद सिंधु नदी की जो चौथी सहायक नदी है, उसे क्या हम कहेंगे, व्यास। व्यास नदी क्या होता है? कहते हैं व्यास नदी का उद्गम, उद्गम स्रोत की हम बात करें तो यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है व्यास नदी का। अगर हम बात करें व्यास नदी के कुल लंबाई की, तो सिंधु की अन्य सहायक नदियों की अपेक्षा यह कम लंबाई की है, अर्थात छोटी है। कुल लंबाई की हम इसकी बात करें तो 470 किलोमीटर की लंबाई है। इस आधार पर हम देखें तो सिंधु की अन्य सहायक नदियों के मुकाबले यह कम लंबाई की है। संगम की बात की जाए तो कहा जाता है कि सतलज नदी के साथ इसका संगम होता है। सतलज के साथ इसका संगम होता है। अगर हम व्यास की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी, सहायक नदी में हम देखें तो मुख्य तौर पर पार्वती, हुरला और तीर्थन। पार्वती, हुरला और तीर्थन नाम से इसकी सहायक नदियां जानी जाती हैं। इसके बाद हम पांचवी सहायक नदी का वर्णन करेंगे। इसकी पांचवी सहायक नदी जो कि कहलाती है सतलुज। हमने झेलम को देख लिया, हमने चिनाब को भी देख लिया, हमने रावी और व्यास को भी देख लिया। अंत में हम देखेंगे सतलज नदी, संभवतः सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास सहायक नदी, जिसे सतलज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसके उद्गम स्रोत की बात करेंगे। कहा जाता है
मानसरोवर के निकट। मानसरोवर झील के निकट एक दूसरी झील है जिसे कहा जाता है राकस ताल, जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। अगर इसके कुल लंबाई की हम बात करें, टोटल लेंथ, कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1500 किलोमीटर। किंतु हम भारतवर्ष में देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र कम है, अर्थात सिंधु की अन्य सहायक नदियों की तरह, जो इससे पहले हमने 4 नदियों का वर्णन किया, इसके मुकाबले हम देखते हैं भारत में पूरा पूरा इस नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। और कहा जाता है कि भारत में यह 1050 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। कुछ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। कहा जाता है कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, और जैसा कि मैंने बताया था, पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो अपने पुराने प्रवाह मार्ग को लंबे समय से बनाए हुए हैं, चाहे उनके मार्ग में कोई भी अवरोधक क्यों ना आए, ये अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं और अपने सामने आए अवरोधकों को ये लगातार काटते हुए गहरे खड्डों का निर्माण करती है और इस तरीके से अपना प्रवाह मार्ग सुनिश्चित करती है। अगर इसके सहायक नदी की हम बात करें तो मुख्य तौर पर व्यास नदी, व्यास, उसके अलावा स्पीति, और इसके अतिरिक्त एक तीसरी नदी है जिसे कहा जाता है बसपा। तो व्यास, स्पीति और बसपा नाम से 3 सहायक नदियां जानी जाती हैं, जो कि सतलज की सहायक नदियां कहलाती हैं। सतलज नदी के संबंध में एक बहुत ही खास तथ्य है। हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, कहते हैं यह परियोजना इसी सतलज नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध बांध है जिसे हम कहते हैं भाखड़ा नांगल का बांध। लंबे समय तक यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक था और भारत के सबसे ऊंचे बांधों में इसकी गिनती होती है। इस प्रकार से यह था सिंधु और उसकी कुछ चुनिंदा सहायक नदियां। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और गंगा एवं इसकी सहायक नदियों का हम वर्णन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।